नमस्कार बच्चों। अभी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या नाम है टॉपिक का? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। शॉर्ट में हम लोग नेगेटिविटी, शॉर्ट में बच्चों हम लोग इसको ईएन भी बोलते हैं ना। शॉर्ट में ईएन बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की पहली बात तो कोई यूनिट नहीं होती, इसकी कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट। बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है बच्चों। जैसे आप बोलते हो कि मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदारी की कोई यूनिट नहीं होती। आप बोलते हो मैं अच्छा पढ़ता हूं, कितना अच्छा पढ़ते हैं इसको भी कोई मेजर नहीं कर सकते, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। मैंने बोला आप गधे हो, तो आप कितने बड़े गधे हो, इसकी भी कोई यूनिट नहीं होती। मजाक कर रहा हूं ऐसे। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल। जैसे समझते हैं, पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule, किसी भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर किसी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर होगी कि इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल है ना। किसी भी कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल के अंदर शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है ना। तो अगर क्या मतलब है इसका मतलब जैसे ये है कि ए और बी मिलकर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो ए का एक इलेक्ट्रॉन है, एक बी का इलेक्ट्रॉन है। तो मान लो अगर ए की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है तो ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। क्यों? ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। मेरी बात समझिए बच्चों, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। तो इसका मतलब है जिसकी टेंडेंसी ज्यादा है शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी टेंडेंसी कम है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ए की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की ज्यादा है तो ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। भाई ए ज्यादा खींच रहा है इसको तो ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बी कम खींच रहा है तो बी कम नेगेटिव है। तो ये क्या है? ये टेंडेंसी है किसको? शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। पहली बात तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती, इतनी बात तो क्लियर होगी, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है ना। इट हैज नो यूनिट। ये एक टेंडेंसी है बच्चों ना। इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों इसकी बहुत एक छोटी सी बात बताऊं, इट हैज नो इंपॉर्टेंस फॉर इनर्ट गैसेस। नो इंपॉर्टेंस फॉर इनर्ट गैसेस, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनर्ट गैसेस के लिए। नो इंपॉर्टेंस फॉर इनर्ट गैसेस, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इनर्ट गैसेस के लिए। नो इंपॉर्टेंस फॉर इनर्ट गैसेस। तो इसकी कोई इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है इनर्ट गैसेस के लिए? बिकॉज इनर्ट गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाती। इनर्ट गैसेस नॉट फॉर्म बॉन्ड, भाई उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनर्ट गैसेस जब कोई बॉन्ड ही नहीं बनाती तो शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की कोई टेंडेंसी की बात ही नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है इट इज द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इन अ कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल, उसी को क्या बोला जाता है? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। बोलो। It is the tendency to attract the shared pair of electron towards itself in a covalently bonded molecule. It has no importance for inert gases because inert gases कोई bond नहीं बनाती। जब bond ही नहीं बनाती तो shared pair को attract करने की कोई tendency की बात आती ही नहीं है। इतनी भी बात क्लियर है मेरे हिसाब से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, एक चीज आपको मैंने पहले भी बताई है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। ये शायद बात आपको याद होगी है ना कि भाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के साइन में चेंज आता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पॉजिटिव होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नेगेटिव होगी। ये लोग आप लोग जानते हैं।
हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है उससे पहले अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। कौन कौन से फैक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करते हैं, बात समझ रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। जैसे मान लो ये ए है ना, और ये बी है, इन दोनों ने मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये बॉन्ड, ये रहा शेयर्ड पेयर, है ना, ये रहा शेयर्ड पेयर। अब इस शेयर्ड पेयर को अगर मान लो ए ने ज्यादा अट्रैक्ट किया तो ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि वो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो जो शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी टेंडेंसी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो फैक्टर्स कौन कौन से अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, है ना, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे पहला फैक्टर आता है जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ज्यादातर जेड इफेक्टिव की जो बात हम लोग करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं। लेफ्ट टू राइट किसमें करते हैं बच्चों, पीरियड में करते हैं। ज्यादातर हम जेड इफेक्टिव की जो बात करते हैं वो लेफ्ट टू राइट करते हैं, पीरियड में करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। जेड इफेक्टिव लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है। भाई आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे पीरियड में तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। आप बोलो कैसे, लिथियम ले लिया, बेरिलियम ले लिया, बोरोन ले लिया, कार्बन ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, फ्लोरीन ले लिया। इनर्ट गैसेस के लिए तो इसकी बात करते ही नहीं हम लोग। ये टेंडेंसी है शेयर्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्टिव के। जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा, बहुत आसान है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। चलो वैल्यू से समझाता हूं। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1 होती है। बच्चों ये जो वैल्यूज निकाली जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू निकाली जाती है, ये 3 स्केल से निकाली जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू निकाली जाती है ये 3 स्केल से निकाली जाती है। एक स्केल को, जो मेन स्केल है, उसको हम कहते हैं पॉलिंग स्केल। कौन सा स्केल कहते हैं, पॉलिंग स्केल। एक कहा जाता है मोलिकन स्केल, और बच्चों एक स्केल को बोला जाता है एलरेड रोचो। एक स्केल को बोला जाता है एलरेड रोचो स्केल। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो 3 स्केल से निकाली जाती है। एक पॉलिंग स्केल से निकाली जाती है, एक मोलिकन स्केल से निकाली जाती है, और एक एलरेड रोचो स्केल से निकाली जाती है। मैं आपको एक पॉइंट बता दूं, पॉलिंग स्केल से निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, पॉलिंग स्केल से निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एलरेड रोचो स्केल से निकाली गई वैल्यू के लगभग बराबर होती है। पॉलिंग स्केल से निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू एलरेड रोचो स्केल से निकाली गई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू के बराबर होती है। आपको बहुत आसान है। मान लो हमने ये कौन से पीरियड के एलिमेंट की बात करी है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट की बात करी है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट में अगर मैं बात करूं तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, तो सेकंड पीरियड में आपको 0.5 इंक्रीज करना है। अब ये 1 है तो ये 1.5 होगा, ये 2 होगा, ये 2.5 होगा, ये 3 होगा, और ये 3.5 होगा, और ये 4 होगा। तो आपको मैं बता दूं, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन जो है वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन होल पीरियोडिक टेबल, इन होल पीरियोडिक टेबल। पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सेकंड, अगर मैं बात करूं सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल बच्चों वो ऑक्सीजन है। सेकंड ऑक्सीजन है, मतलब फ्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कोई है ही नहीं। फ्लोरीन की टेंडेंसी शेयर्ड पेयर को अट्रैक्ट करने की अपने पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। क्या ये बात क्लियर है? फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल।
सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, इस बात को नोट किए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की 3 स्केल से हम लोग निकालते हैं। जो मेन स्केल है वो पॉलिंग स्केल है, एक और स्केल से निकाली जाती है मोलिकल स्केल, और पॉलिंग स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू आती है वो एलरेड-रोचो स्केल से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आती है उसके बराबर आती है। तो लेफ्ट टू राइट अगर आप जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है, और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। इस पॉइंट को आप विशेषकर गौर कर सकते हैं इस बात पर कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो जेड इफेक्टिव बढ़ाने पर बढ़ जाती है, क्योंकि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो हम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, तो टेंडेंसी जो है अट्रैक्ट करने की इलेक्ट्रॉन को वो बढ़ जाती है। तो जेड इफेक्टिव की मैंने बात कर ली कि जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है वो हम 3 स्केल से निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जी है ना, ये एक टेंडेंसी है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनर्ट गैसेस के केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं पढ़ी जाती, उसका रीजन क्या है कि इनर्ट गैसेस बॉन्ड नहीं बनाती, और जब वो बॉन्ड ही नहीं बनाती, जब वो शेयर ही नहीं करेंगे कोई इलेक्ट्रॉन, तो वो उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी की बात भी नहीं आएगी, है ना, ये बात भी आप लोगों को मालूम है। इनर्ट गैसेस के लिए कोई बात नहीं होती किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट जाने पर, तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। फ्लोरीन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द होल पीरियोडिक टेबल, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज ऑक्सीजन। तो फ्लोरीन से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, अगर शेयर्ड पेयर होगा तो फ्लोरीन अपनी तरफ ही खींचेगा, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होती है। तो हम लोगों ने पहला शायद फैक्टर डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या करती है, बढ़ती है। और इनर्ट गैसेस में इसके बारे में कोई बात नहीं होती, क्योंकि इनर्ट गैसेस कोई बॉन्ड नहीं बनाती। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है, जैसे मान लो मैं अगर आपसे बोलूं कि आप ईमानदार हो, कितने ईमानदार हो, इसे नापा थोड़ा जा सकता। उसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की भी कोई यूनिट नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं बात करूं सेकंड फैक्टर की, तो वो आपको एक छोटी सी बात समझनी होगी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं उस बात को ना, वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। जैसे बात कर लेते हैं, फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, आयोडीन ले लिया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों वो 4 होती है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 3 होती है, ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.8 होती है, आयोडीन की जो होती है 2.5 होती है। तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है। ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, सेलेनियम, टेलुरियम। ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, सेलेनियम, टेलुरियम, कोई एक्सेप्शन नहीं है। डाउन द ग्रुप आने पर साइज क्या करता है, बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी फैमिली में। ठीक है, ये बात मेरी समझ में आ गई। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। बोलो मेरी बात। अच्छा, इसमें एक बात आपको बहुत ध्यान रखनी है, मेरी बात को सुनिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जस्ट उल्टा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। अब जरा बात करो, अगर मैं बात करूं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। लिथियम के नीचे कौन होता है, सोडियम, यहाँ मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, इसके नीचे क्लोरीन, है ना। तो आसान है काफी वैल्यू। तो पहले में आपको ये मालूम होगा कि लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो मैंने अभी बताई 1 होती है। तो डाउन द ग्रुप आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये 2 वैल्यू आप याद कर लो कि लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, सोडियम की 0.9 है। अब ऊपर 0.5 बढ़ाना था, तो ये 1.5 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2.5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3.5 हो गया, और ये 4 हो गया। नीचे 0.3 बढ़ाना है, तो ये 1.2 हो गया, ये 1.5 हो गया, ये 1.8 हो गया, और ये 2.1 हो गया। यहाँ तक 0.3 बढ़ाना है, यहाँ तक आपको 0.3 इंक्रीज करना है ना।
इसमें पूरा कितना इंक्रीज होता है, 0.5 इंक्रीज होता है। इसके बाद पॉइंट यहां तक 2.1 हो गया, इसके बाद 0.4 इंक्रीज कर दो, यहां से यहां 0.4 इंक्रीज कर दो तो ये 2.5 हो गया, और यहां से यहां फिर 0.5 इंक्रीज कर दो तो ये 3 हो गया। हमें मेरे सर मुझे ऐसे सिखाया करते थे कि नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, मेरे सर सिखाया करते थे, समझ रहे ना। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती थी, सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती थी। ये बात आप लोग नोट कर सकते हैं, सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती थी। तो अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है शेड पेयर को अट्रैक्ट करने की, तो शेड पेयर को जो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट बढ़ती है, टॉप टू बॉटम घटती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, नहीं आया समझ, इतनी बात क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत आसान टॉपिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चों मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि अगर हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या है सुनिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है टेंडेंसी। अगर मान लो अभी मैंने कितनी बार बताया कि ए और बी है, इनके बीच में ये शेड पेयर है, अगर ए इस शेड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसका मतलब ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी, ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन बी। क्यों? ए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बी से, तभी ए शेड पेयर को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा कि जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव वाला फैक्टर जो है ना हम लोग लगाते हैं लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में ना, तो जेड इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। सेकंड जो फैक्टर था वो हम लोगों ने अभी पढ़ा साइज, अगर साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। बच्चों अगर मैं थर्ड फैक्टर की बात करूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के, मतलब जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होगा, आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा है तो न्यूक्लियस के क्लोज है, और न्यूक्लियस के क्लोज है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा खींचेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे ज्यादा हो जाती है? परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ज्यादा, न्यूक्लियस के क्लोज ज्यादा, न्यूक्लियस के क्लोज ज्यादा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये चैप्टर, ये अगले चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। क्यों? जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। आप मेरी उस पॉइंट को समझ रहे हैं ना? अगर मैं बात करूं आपसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की, तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। उसका रीजन क्या है कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। तो जेड इफेक्टिव बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कहानी कहां से है? मान लो ऐसे केस ले लेते हैं, एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट में लेफ्ट टू राइट का कंसेप्ट तो लग नहीं सकता। अरे भाई एलिमेंट तो सेम है, जब एलिमेंट सेम है तो उसमें लेफ्ट टू राइट का कंसेप्ट तो लग नहीं सकता, टॉप टू बॉटम भी नहीं लग सकता, तो फिर कैसी कहानी लगेगी? तो यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वो sp होती है, यहाँ कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 होती है। अगले चैप्टर में समझ में ज्यादा आएगा, यहाँ कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। अच्छा, अगर मैं इन तीनों ही केसेस में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाल के देखूं, इन तीनों ही केसेस में अगर मैं परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकाल के देखूं तो यहाँ टोटल कितने ऑर्बिटल है? 2। तो एस का कंट्रीब्यूशन कितना है? एस का कंट्रीब्यूशन है 1, टोटल ऑर्बिटल 2 डिवाइडेड बाय 100, तो यहाँ आ गया परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50%। यहाँ टोटल ऑर्बिटल एस के ऑर्बिटल कितने हैं? 1 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 100। अरे भाई किसी का कंट्रीब्यूशन निकालना हो तो
s का एक ऑर्बिटल है, टोटल ऑर्बिटल 3 है, इंटू 100, तो ये आ गया 33.3%। और यहां पर अगर मैं परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर देखूं तो ये आ गया बेटा 25%। कैसे? 1/4 इंटू 100, 25%। 50% 33.3%, 25%। बोलो, जहां कार्बन sp हाइब्रिडाइज होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.125 होती है, मतलब नाइट्रोजन से भी ज्यादा। जहां कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है वहां उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.75 होती है, और जहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है वहां उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ जाने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो कितने पॉइंट हो गए? एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया, एक ये वाला पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट तो आप लोगों ने सीख लिए, 3 पॉइंट तो आप लोगों ने सीख लिए। तीन पॉइंट तो आप लोगों ने सीख ली, मेरी बात समझ। अब मेरी बात आप समझो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक और फैक्टर पर डिपेंड करती है। अब मान लो अगर मैं आपको एक और फैक्टर बोलूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन एटम, है ना। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा एटम के ऊपर उतना ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। भाई आपने ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो सबसे ज्यादा चार्ज इलेक्ट्रॉन के लिए कौन रखेगा? ए रखेगा। कैसे रखेगा जरा बताओ? आपने इलेक्ट्रॉन ले लिया किससे? ए से। आपने ए से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ए पे इलेक्ट्रॉन कम हो गए, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कौन अट्रैक्ट करना चाहेगा? ए प्लस। और इस पर तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा हो गए, ये तो अट्रैक्ट करना ही नहीं चाहेगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाते हो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। तो अगर मैं इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से अरेंज करूं तो ए प्लस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन ए की, और देन ए माइनस की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए प्लस की सबसे ज्यादा, देन ए की, देन ए माइनस की। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब कॉमन सी सेंस है कि अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आएगी तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट कौन करता है? जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अगर मान लो 3 एटम है, सेम एटम है ना, एक एटम पे प्लस चार्ज है, एक एटम पे माइनस चार्ज है, और एक न्यूट्रल है, तो आप समझ जाओगे जितना प्लस चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, और जितना माइनस चार्ज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। ये वाला पॉइंट बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। तो हम लोगों ने फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। तो एक फैक्टर करता है जेड इफेक्टिव, जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। दूसरा फैक्टर जो है वो है साइज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। तीसरा फैक्टर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड, sp में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 50% है, sp2 में 33.3% है, और sp3 में 25% है। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर होता है उतना न्यूक्लियस के क्लोज होता है, और जितना न्यूक्लियस के क्लोज होता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक फैक्टर पे और डिपेंड करती है, जितना किसी पर प्लस चार्ज बढ़ाते जाओगे उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी, जितना माइनस चार्ज बढ़ाते जाओगे उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिए बिल्कुल सही से, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना। अब यहाँ पर एक कंसेप्ट एनसीईआरटी ये भी बताती है, अगर आप एनसीईआरटी को 1 to 19 पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी ये भी बताती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर। ये दोनों बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों बातें भी बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मेटेलिक कैरेक्टर। तो अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, और अगर आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी के रिस्पेक्ट में पढ़ी जाती है। मैं आपको बताना भूल गया, हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बच्चों 2.1 होती है। टॉप टू बॉटम आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होता है।
ये हम लोगों ने बात करी। अब जरा बताते हैं कि पॉलिंग स्केल से या मूलिकन स्केल से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं। तो मूलिकन स्केल हमारा क्या बताता था, मूलिकन स्केल से कैसे वैल्यू निकाली गई। तो मूलिकन स्केल से हम लोग क्या करते थे, आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकालते थे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकालते थे, दोनों की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते थे और उसको डिवाइड कर देते थे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। मूलिकन स्केल ने ऐसे निकाला, आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाला मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकाली, डिवाइड कर दिया उसको 2 से, तो आपकी क्या आ जाता था, मूलिकन स्केल के हिसाब से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाती थी। तो अगर हम पॉलिंग स्केल के हिसाब से बात करें तो पॉलिंग स्केल ने जो तरीका बताया वही बताया कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल निकाल लो, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी निकाल लो और इसे 2.8 से और डिवाइड कर दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। सही है, ये तरीका बताया पॉलिंग स्केल ने क्या निकालने का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का। ये मूलिकन स्केल से और ये पॉलिंग स्केल से है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जो ये आयोनाइजेशन पोटेंशियल होना चाहिए और जो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होनी चाहिए दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होनी चाहिए। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन, असली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी है वो मेटल की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है ना, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कितनी है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो जितनी ज्यादा मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की होगी उतना ज्यादा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होगा, और जितनी मेटल की टेंडेंसी और जितनी नॉन मेटल की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी उतना इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। तो मूलिकन स्केल और पॉलिंग स्केल की भी मैंने बात कर ली है, समझ गया। मेरी बात समझ में आई आपको, कुछ समझ में आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट। अब हम जो बात चल रही है आगे, अब वो हम बात कर रहे हैं ऑक्साइड्स की, है ना, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं ये बहुत आसान टॉपिक है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड, एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चंस भी हैं। तो ऑक्साइड जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। वन इज कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक एक्सेप्शन है, मतलब अगर मान लो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये कौन से ग्रुप का एक्सेप्शन है, 13th ग्रुप का एक्सेप्शन। 13th ग्रुप के एक्सेप्शन में डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए। बट बोरोन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, देन थैलियम की, देन इंडियम की, देन गैलियम की, देन एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 13th ग्रुप में सबसे कम होती है। तो ये एक एक्सेप्शन है, ये एक एक्सेप्शन है 13th ग्रुप में कि 13th ग्रुप में डाउन द ग्रुप आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए थी, बट सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एल्यूमिनियम की होती है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी सबसे ज्यादा होती है। आप इस चीज को मेमोराइज रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। जनरली तो एक्सेप्शन नहीं होते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, बट कहीं पर है तो वो 13th ग्रुप है जहां पर एक्सेप्शन है। तो एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं, तो एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड which when dissolved in water, which when dissolved in water form acid, form acid। एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिसे वाटर में डिसॉल्व कर लो तो एसिड बना लेते हैं। एसिडिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड which when dissolved in water they will form acid। क्यों भाई, एसिडिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड which when dissolved in water they will form acid। जैसे अगर आप बात करो एनसीईआरटी बोलती है Cl2O7, मुझे नहीं मालूम ये कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक की बेसिक। अगर मैं इसको वाटर में डालता हूं तो ये HClO4 बना लेता है जिसका नाम है परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। तो HClO4 जो है वो Cl2O7 जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है। एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती है Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है। एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर वो एसिड बना देते हैं। ठीक है, एग्जांपल और ले सकते हो, जैसे अगर मैं SO3 को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये H2SO4 बना लेता है। क्यों? अगर मैं SO3 को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये H2SO4 बना लेता है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO3 भी एक एसिडिक ऑक्साइड है। क्यों? एसिडिक ऑक्साइड है। अगर मैं CO2 को वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये कार्बोनिक एसिड बना लेता है, H2CO3। ये अनस्टेबल होता है, फिर से डिकम्पोज हो जाता है, सही है, CO2 और वाटर में। तो ये भी कैसा ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड। CO2 इज आल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड, SO3 इज आल्सो एन एसिडिक ऑक्साइड।
अगर मैं P4O10 को ले लूं, फास्फोरस का ऑक्साइड है, इसे वाटर में डिसॉल्व करूं तो ये H3PO4 बना लेता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर वो एसिड बना लेते हैं। सुन लेना आप लोग, ये Cl2O7 एक एसिडिक ऑक्साइड है, SO3 एक एसिडिक ऑक्साइड है ना, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, P4O10 एक एसिडिक ऑक्साइड है, N2O5 एक एसिडिक ऑक्साइड है। अगर हमें N2O5 को पानी में डिसॉल्व कर दें तो ये HNO3 बना लेते हैं। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है उतना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। जितना नॉन मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है उनके ऑक्साइड्स का नेचर एसिडिक उतना ही ज्यादा होता है। तो एसिडिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे विल फॉर्म एसिड। तो Cl2O7 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व करूं तो वो परक्लोरिक एसिड बनाता है, SO3 को वाटर में डिसॉल्व करूं तो H2SO4 बनाता है, CO2 को वाटर में डिसॉल्व करूं कार्बोनिक एसिड बनाता है, N2O5 को वाटर में डिसॉल्व करूं HNO3 बनाता है, P4O10 को वाटर में डिसॉल्व करूं H3PO4 बनाता है। तो एसिडिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर दे विल फॉर्म एसिड, है ना। बोल कुछ ये बात समझ में आई? तो एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जिसे अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो एसिड बनाता है। अब जरा मेरी बात यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है, एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बढ़ता है। अब जैसे बात करते हैं बेसिक ऑक्साइड की, है ना। बेसिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने के बेस बना दे। जैसे देखो सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन से? Na2O। अगर मैं Na2O को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो इट विल फॉर्म NaOH। तो जो वाटर में डिसॉल्व करने पर बेस बनाना, बेस क्या होते हैं? विच फर्निश विच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन में उन्हें बेस कहते हैं। तो अगर मैं Na2O को वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो ये NaOH बना लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और विच गिव OH आयंस इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। तो Na2O कैसा ऑक्साइड हो गया? बेसिक ऑक्साइड हो गया। आपको मैं बता दूं अल्कली मेटल सबसे ज्यादा बेसिक ऑक्साइड वही बनाते हैं। एक और एग्जांपल ले सकते हो, अगर आप कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड ले लो, उसे वाटर में डिसॉल्व कर दो तो ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बना लेगा CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस, तो ये भी कैसा ऑक्साइड हुआ? बेसिक ऑक्साइड हुआ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टॉप टू बॉटम आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है। तो बेसिक नेचर भी ऑक्साइड का, बेसिक नेचर भी ऑक्साइड का बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम आने पर मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, बेसिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है। तो जितना आप नीचे आएंगे उतनी ज्यादा ऑक्साइड। सबसे ज्यादा बेसिक कौन होते हैं? जो सबसे ज्यादा लेफ्ट में हो, जो सबसे ज्यादा नीचे हो। सबसे ज्यादा लेफ्ट में कौन है? अल्कली मेटल, तो उनके ऑक्साइड सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं, समझे। तो टॉप टू बॉटम आने पर बेसिक नेचर ऑक्साइड्स का बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है। एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जिन्हें वाटर में डालने पर एसिड बना ले, बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर में डालने पर बेस बना ले। बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर में डालने पर बेस बना ले, एसिडिक ऑक्साइड वो होते हैं जो वाटर में डालने पर एसिड बना ले। बहुत आसान है। एसिडिक नेचर वो होता है जो वाटर में डालने पर एसिड बना ले, बेसिक नेचर वो होता है जो वाटर में डालने पर बेस बना ले। अगर मेरी बात यहाँ पे समझो, मेरी बात ये कहती है कि अगले ऑक्साइड जो है वो है एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड है जो रिएक्ट विद बोथ। एम्फोटेरिक ऑक्साइड आर दोज ऑक्साइड which react with both, are those oxide which react with both. Amphoteric oxide are those oxide which react with both. React with both का क्या मतलब है? Acid as well as base. अब समझना, एक क्वेश्चन से समझाता हूं, और ये क्वेश्चन इसका पूछा गया है जी 2017 में कि अगर मैं ZnO को Na2O के साथ रिएक्ट कराऊं तो इसका नेचर बताओ, और अगर मैं ZnO को CO2 के साथ रिएक्ट कराऊं तो इसका नेचर बताओ ना। तो ZnO को अगर मैं Na2O के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये Na2ZnO2 बना लेता है,
और अगर मैं ZnO को CO2 के साथ रिएक्ट कराता हूँ तो ये ZnCO3 बना लेता है। बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है कि ZnO ये कैसा ऑक्साइड है, मुझे आप बताओ। ये बेसिक ऑक्साइड है। CO2 कैसा ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है। Na2O एक बेसिक ऑक्साइड है, CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है। जब बेसिक ऑक्साइड के साथ ZnO रिएक्ट करेगा तो इट विल बिहेव एज एसिड, और जब ZnO एसिडिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल बिहेव एज अ बेस। बड़ा आसान आंसर। यही पूछा कि ZnO जब Na2O के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका नेचर कैसा होगा, वो एसिड की तरह बिहेव करेगा, और जब ZnO CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। तो ये तो इसकी बात थी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बनाते हैं। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल किस तरीके के ऑक्साइड बनाते हैं, एम्फोटेरिक। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल बेसिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी बेस के साथ भी, उन्हें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और दोज ऑक्साइड व्हिच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। तो ZnO आप जरा जैसे समझते हैं कौन कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड एक तो बेरिलियम का ऑक्साइड है, ऐसे याद रख सकते हो, बेसन। एक टिन का ऑक्साइड है एम्फोटेरिक। गाल पर Ga2O3 का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। गाल गाल एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। बेसन गाल पर, ठीक है, बेसन गाल पे। आर्सेनिक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, AS2O3। आर्सेनिक का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है। बेरिलियम का, ZnO का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। दीज आर द एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड की भी बात हम लोगों ने पढ़ ली है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अंतर है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एक एनर्जी है जो एक आइसोलेटेड गैसियस एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद एनायन में कन्वर्ट हो जाने पर जो एनर्जी रिलीज, जो भी एनर्जी का चेंज होता है, जनरली वो एनर्जी रिलीज होती है, जो भी एनर्जी का चेंज होता है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। समझ रहे हो बात? अब जरा मेरी बात समझो। मैंने अभी आपको बताया था हम थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के ऑक्साइड ले रहे हैं, जरा आप समझो। थर्ड पीरियड है तो थर्ड पीरियड में आता है सोडियम, सोडियम का ऑक्साइड Na2O, सही है। उसके बाद मैग्नीशियम का ऑक्साइड MgO, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3 है ना, सिलिकॉन का ऑक्साइड SiO2 और फास्फोरस का ऑक्साइड P4O10, सल्फर का ऑक्साइड SO3 है ना, और क्लोरीन का ऑक्साइड Cl2O7। तो Na2O का नेचर जो होता है बच्चों वो हाईली बेसिक होता है। MgO का नेचर बेसिक होता है। एल्यूमिनियम का नेचर एम्फोटेरिक होता है। सिलिकॉन का नेचर वीकली एसिडिक होता है, इसका नेचर एसिडिक होता है, और इन दोनों का नेचर स्ट्रांगली एसिडिक होता है। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊं, Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, P4O10, SO3, Cl2O7, तो आप देख रहे हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो अगर मैं इनको एसिडिक नेचर के हिसाब से अरेंज करूं, है ना बच्चों, आप लोग समझे मेरी बात को, इसको अगर मैं एसिडिक नेचर के हिसाब से अरेंज करूं तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। बट अगर मैं बात करूं Li2O की, अगर मैं बात करूं Na2O की, अगर मैं बात करूं K2O की, अगर मैं बात करूं Rb2O की, तो आप ये देख रहे हैं कि जितना आप टॉप टू बॉटम जाएंगे, टॉप टू बॉटम आप जितना जाएंगे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और जितना मेटल के ऑक्साइड उतने ज्यादा बेसिक होते हैं। जितना मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, बेसिक नेचर जो है ना, बेसिक नेचर जो है ऑक्साइड्स का, वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है। अगर हम बात कर लेते हैं बेरिलियम के ऑक्साइड की, है ना, अगर बात कर लेता हूँ मैं मैग्नीशियम के ऑक्साइड की, मैं बात कर लेता हूँ कैल्शियम के ऑक्साइड की, मैं बात कर लेता हूँ स्ट्रोंशियम के ऑक्साइड की, मैं बात कर लेता हूँ बेरियम के ऑक्साइड की, तो बेसिक नेचर डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ता है और टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक नेचर ऑक्साइड का बढ़ता है। ये हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है शेड पेयर को अपनी तरफ क्या करने की, अट्रैक्ट करने की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी उतनी कम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना कम होगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। ये सब बातें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
समझ रहे हैं मेरी बात को? अब बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारे सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं, सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, इनका जो बिहेवियर है वो एनॉमलस होता है। अब बोलोगे एनॉमलस का क्या मतलब है? एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है अपनी बाकी फैमिली मेंबर से। एनॉमलस मतलब एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल बिहेवियर होता है, मतलब ये बिहेवियर इनको बाकी फैमिली मेंबर से अलग करता है। तो सेकंड पीरियड एलिमेंट का बिहेवियर एनॉमलस होता है। मेरी बात समझ गए? सेकंड पीरियड एलिमेंट का बिहेवियर एनॉमलस होता है। एनॉमलस होता है इसका मतलब है ये बाकी मेंबरों से इसको अलग करता है। जैसे समझते हैं सबसे पहले सेकंड पीरियड मेंबर्स का साइज बहुत छोटा होता है। समझना मेरी बात को? उनका साइज बहुत छोटा होता है। दूसरी, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, सेकंड पीरियड में 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक 2s और 3 2p के ऑर्बिटल। एक 2s का ऑर्बिटल, एक 2p का ऑर्बिटल, तो टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल। 4 ऑर्बिटल की वजह से ये मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकते हैं, मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं? तो ये मैक्सिमम जो कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हैं वो 4 बना सकते हैं। ये 6 कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते क्योंकि इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता क्योंकि सेकंड पीरियड में 2d एग्जिस्ट ही नहीं करता। n की वैल्यू भी 2 हो गई, l की वैल्यू भी 2 हो गई, तो 2d में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब ये एग्जिस्ट नहीं करता तो इसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता। जब कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता तो ये मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? मैक्सिमम ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। सेकंड पीरियड के मेंबर का साइज छोटा होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उनके पास 4 ही ऑर्बिटल होते हैं जिसकी वजह से वो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड 4 बना सकते हैं। उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, तो वो टी क्योंकि उनके पास डी फॉर्म ही नहीं होता, इसीलिए उनकी मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 है। अगर आप एनसीईआरटी को तरीके से पढ़ते हैं तो बोरोन BF4 नेगेटिव बना सकता है, बट बोरोन BF6 नेगेटिव नहीं बना सकता। सेकंड पीरियड के मेंबर मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 शो नहीं कर सकते। उसका रीजन है उनके पास कोई डी ऑर्बिटल नहीं होता, कोई जगह खाली नहीं है अटैच करने के लिए, कोई जगह खाली नहीं है अटैच करने के लिए। तो सेकंड पीरियड का जो मेंबर है उसका साइज छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उसके पास टोटल मिला के 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, 2d पॉसिबल नहीं होता, वो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड 4 बना सकते हैं। अब जरा मेरी बात समझो, इनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इनकी रेडियस कम होती है और चार्ज ज्यादा होता है, तो चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी इनका ज्यादा होता है। चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो भी ज्यादा होता है, तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का बिहेवियर एनॉमलस होता है। तो सेकंड पीरियड के मेंबर एनॉमलस इसलिए होता है क्योंकि उनका एक तो साइज छोटा होता है, दूसरा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तीसरा उनके पास टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल होते हैं, तो मैक्सिमम जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 4 बना सकते हैं। ठीक है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो उनका ज्यादा होता है। तो इतनी बात आपको नोट करनी चाहिए मेरे हिसाब से, इतनी बात तो आपको नोट करनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का बिहेवियर एनॉमलस होता है, वो बाकी फैमिली मेंबर से अलग होता है। तो बोरोन BF4 माइनस तो बना सकता है, बट बोरोन BF6 नेगेटिव नहीं बना सकता। अब जरा मैं आपको बताऊं, जो थर्ड पीरियड या उसके आगे वाले एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के पास टोटल मिला के 9 ऑर्बिटल होते हैं, एक 3s का, 3 3p के, 5 3d के, एक इसका, इसका और 5 इसका, तो टोटल मिला के इनके पास 9 ऑर्बिटल होते हैं। और 9 होने के कारण ये अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी, ये अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 शो कर सकते हैं, मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 शो कर सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम AlF6 नेगेटिव बना सकता है, सल्फर SF6 बना सकता है, फास्फोरस PCl6 नेगेटिव बना सकता है। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं एल्युमिनियम AlF6 नेगेटिव क्यों बना पाता है? क्योंकि इट हैविंग अ वैकेंट, इनके पास खाली जगह होती है। ये भी आपको अगले चैप्टर में ज्यादा समझ में आएगा। उनके पास वैकेंट 3d ऑर्बिटल होता है, इसीलिए एल्युमिनियम AlF6 नेगेटिव बना सकता है, जबकि कौन नहीं बना सकता है? बोरोन नहीं बना सकता है, कार्बन नहीं बना सकता है। समझ रहे ना उसकी बात? क्यों नहीं बना सकते? उनके पास वैकेंट डी होता ही नहीं। तो सेकंड पीरियड के मेंबर्स का बिहेवियर एनॉमलस होता है, उनका साइज छोटा होता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, उनके पास टोटल मिला के 4 ही ऑर्बिटल होते हैं, उनके चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, वो मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड 4 बना सकते हैं, उनके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता, इसीलिए बोरोन BF4 माइनस बना सकता है, BF6 नेगेटिव नहीं बना सकता, जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 शो कर सकते हैं। PCl6 नेगेटिव बना सकते हैं, AlF6 नेगेटिव बना सकते हैं, SF6 बना सकते हैं, बट आपके सेकंड पीरियड के मेंबर ये नहीं कर सकते। अच्छा, सेकंड पीरियड के मेंबर के पास एक और बिहेवियर उनका एनॉमलस होता है।
सेकंड पीरियड के मेंबर का बिहेवियर एक और अनोमलस होता है, और वो होता है ये सेकंड पीरियड के जो मेंबर है ये पी पाई बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है ये पी पाई मल्टीपल बॉन्ड शो कर सकते हैं। ये पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ मल्टीपल बॉन्ड बना सकता है, इसी बॉन्ड को कहते हैं पी पाई, है ना। सल्फर के साथ नहीं बना सकता, सल्फर के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए आप देखोगे नेचर में ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है और सल्फर एसिड फॉर्म में मिलता है। सल्फर का पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है, इसका रीजन तो आपको आगे बताऊंगा, बट इनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए आप ये देखोगे नेचर में ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है और सल्फर एसिड फॉर्म में मिलता है। नेचर में ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है और सल्फर एसिड फॉर्म में मिलता है। ऐसा क्यों है कि नेचर में ऑक्सीजन O2 फॉर्म में मिलता है, सल्फर एसिड? रीजन है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। सल्फर और सल्फर पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते, सल्फर और सल्फर पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? उनका साइज बड़ा है। ये भी इनका एनोमलस बिहेवियर है, सिर्फ सेकंड पीरियड के मेंबर ये शो कर सकते हैं। पी पाई बॉन्ड है, एक का पी ऑर्बिटल दूसरे के पी ऑर्बिटल से पाई बॉन्ड बना रहा है। पाई बॉन्ड जो होता है ना ये मल्टीपल बॉन्ड होता है, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। ये सब आपको केमिकल बॉन्डिंग में सीखने को मिलेगा, ये सब साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। तो पाई बॉन्ड जो है वो मल्टीपल बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और किन ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन से बन रहा है? पी ऑर्बिटल के पार्टिसिपेशन से बन रहा है। तो पाई बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, पी पाई बॉन्ड है। सेम कंडीशन है, नाइट्रोजन जो है वो N2 फॉर्म में मिलता है बट फास्फोरस P4 फॉर्म में मिलता है। रीजन है नाइट्रोजन के साथ पी पाई बॉन्ड बना सकता है, बट फास्फोरस के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। फास्फोरस के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। बात समझो, उसको लिख लो, अब नोट कर लो बच्चों। फास्फोरस के साथ पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसीलिए नेचर में नाइट्रोजन N2 फॉर्म में मिलता है और फास्फोरस P4 फॉर्म में मिलता है। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट का एक बिहेवियर ये भी है कि वो एक एनोमलस बिहेवियर है, वो अपने जैसे एलिमेंट सेकंड पीरियड के जो दूसरे एलिमेंट है उनके साथ और खुद के साथ पी पाई बॉन्ड बना सकता है, जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कार्बन के साथ पी पाई बॉन्ड बना सकता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड बना सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड बना सकता है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी पी पाई बॉन्ड बना सकता है। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट खुद के साथ और अपने जैसे दूसरे मेंबर्स के साथ अपनी पीरियड के उनके साथ पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ये इसका बिहेवियर एनोमलस है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का बिहेवियर एनोमलस है तो क्या है, उसमें क्या बात लिखोगे आप? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स का बिहेवियर एनोमलस है तो आप उसमें क्या बात लिखोगे? एक तो लिखोगे साइज छोटा है, ये आपको मालूम है, एक तो साइज छोटा है, एक उसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और एक तो उसके पास कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से उनकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। सही है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ज्यादा होता है। साइज छोटा है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ज्यादा है, पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, पी पाई पर मल्टीपल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो ये हमारा सेकंड पीरियड के एलिमेंट का बिहेवियर एनोमलस है। तो साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कोई वैकेंट डी ऑर्बिटल
नहीं होता, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 होती है, चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो ज्यादा होता है, p मल्टीपल बॉन्ड बना सकते हैं, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इसीलिए बोरोन Bf4 माइनस बनाता है। p बॉन्डिंग का मतलब है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के साथ p बॉन्डिंग शो कर सकता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कर सकता है, कार्बन कार्बन के साथ कर सकता है। तो ये तो हमारी कहानी थी किसकी, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के एनॉर्मस बिहेवियर की। बच्चों यहाँ पर एक चीज मिस हो गई थोड़ी सी कि एक न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते थे, न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं, न्यूट्रल है ना, अगर आप एनसीईआरटी 121 पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। तो 3 ऑक्साइड आप पढ़ेंगे कि न्यूट्रल ऑक्साइड होते हैं। तो वो 3 ऑक्साइड कौन कौन है मैं आपको बता दूं। एक तो NO है नाइट्रिक ऑक्साइड, एक नाइट्रॉक्स ऑक्साइड है N2O, और एक CO है। ये 3 ऑक्साइड ना तो एसिडिक होते, ना बेसिक होते, ना एम्फोटेरिक होते, दे आर न्यूट्रल ऑक्साइड, है ना, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर एक टॉपिक और आता है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड द डायगोनल रिलेशनशिप। This topic is known as diagonal relationship। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, आप स्कूल लेवल में कर लीजिएगा, ये जी में 2016 में पूछा गया है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या है? सेकंड पीरियड के एलिमेंट का बिहेवियर एनॉर्मस होता है, इस बात को आपको समझ में आ गई है मेरे को लगता है। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स का बिहेवियर एनॉर्मस होता है, ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई है कि ये डायगोनल रिलेशनशिप की क्या बात कर रहे हैं। तो डायगोनल रिलेशनशिप का पहली बात तो डायगोनल का मतलब समझते हैं। अगर मैं एक स्क्वायर बना लूं, तो स्क्वायर बनाने में आप देखेंगे उसके अपोजिट साइड्स को अगर मैं जोड़ दूं तो वो डायगोनल है, ये चीज डायगोनल है, क्यों बेटा? अब तो बड़े प्यारे बच्चे हो, समझ रहे हो आराम से, ये डायगोनल है। तो क्या होता है कि जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट प्रॉपर्टी में थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डायगोनली रिजेंबल करते हैं, इसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने से डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करते हैं, प्रॉपर्टी में रिजेंबलेंस शो करते हैं, जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने से डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करते हैं, उसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट से रिजेंबलेंस शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, उसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। तो ऐसा होता क्यों? ऐसा होता क्यों? रीजन है, इन दोनों जो डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, इनका चार्ज अपॉन रेडियस रेशो, इनका जो चार्ज अपॉन रेडियस रेशो है वो सिमिलर होते हैं। वो क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करते हैं। तो जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ डायगोनली रिजेंबलेंस शो करते हैं प्रॉपर्टीज में, तो उसी रिलेशनशिप को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। ठीक है, तो जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करते हैं डायगोनली, तो उसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। अब जैसे इसका एग्जांपल की बात अगर हम करते हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट आप लोग लिख लो। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट कौन है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ठीक है, तो अगर मैं डायगोनल रिलेशनशिप की बात करता हूं तो हमारे जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं वो डायगोनली रिजेंबलेंस शो करता है। तो लिथियम किसके साथ डायगोनल रिलेशन? मैग्नीशियम के साथ शो करता है। बेरिलियम किसके साथ तो शो करता है? बोरोन के साथ। और बोरोन बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन सिलिकॉन के साथ। तो लिथियम जो है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम जो है ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है एल्यूमिनियम के साथ। जो बोरोन है वो डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है सिलिकॉन के साथ। अच्छा, जैसे मैं आपको बताता हूँ रिजेंबलेंस, प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूँ रिजेंबलेंस की, प्रॉपर्टीज में अगर मैं बात करूं रिजेंबलेंस की, है ना, तो अगर आप प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस की बात करते हैं तो आप समझिए मेरी बात को। जब सेकंड पीरियड के एलिमेंट अपने से डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेंबलेंस शो करते हैं ड्यू टू चार्ज अपॉन रेडियस रेशियो की सिमिलरिटी की वजह से, उसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। जैसे लिथियम है वो नाइट्राइड बनाता है। नाइट्राइड का मतलब अगर आप नहीं जानते हैं तो आप लिख लीजिए N-3, तो लिथियम नाइट्राइड बनाता है। तो हमारा मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है Mg3N2। ठीक है, लिथियम नाइट्राइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी नाइट्राइड बनाता है, ये भी बात है। लिथियम का कार्बोनेट
डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। लिथियम का कार्बोनेट डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। सिमिलरली मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। सिमिलरली मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है हीट करने पर। तो लिथियम का कार्बोनेट अगर डिकम्पोज हो जाता है हीट करने में, तो मैग्नीशियम का कार्बोनेट भी डिकम्पोज हो जाता है हीट करने में। ये भी एक रिलेशनशिप है दोनों की प्रॉपर्टीज। इन दोनों के कार्बोनेट अनस्टेबल होते हैं। लिथियम के सॉल्ट्स भी हाइड्रेटेड होते हैं, LiCl.2H2। मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी हाइड्रेटेड होते हैं, MgCl2.8H2। तो ये सॉल्ट भी इनके हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं। हम लिथियम के सॉल्ट्स हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं, तो मैग्नीशियम के सॉल्ट्स भी हाइड्रेटेड स्टेट में होते हैं। जरा मेरी बात समझो। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट डायगोनली थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस शो करते हैं। इसी प्रॉपर्टी को डायगोनल रिलेशनशिप शो बोला जाता है। अब जैसे मेरी बात समझो, लिथियम ऑक्साइड बनाता है तो मैग्नीशियम भी ऑक्साइड बनाता है, ये भी प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस है। तो ये प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस है। जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है ना, उसी तरीके से एल्युमिनियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। तो ये प्रॉपर्टीज में रिजेम्बलेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। और ये केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए बिल्कुल सही से। तो ये हम लोगों ने डायगोनल रिलेशनशिप को भी पढ़ लिया है बेटा ना, हमने डायगोनल रिलेशनशिप को भी पढ़ लिया है। डायगोनल रिलेशनशिप को ही पढ़ लिया। तो सेकंड पीरियड के एलिमेंट की प्रॉपर्टीज डायगोनली अपने से थर्ड पीरियड के एलिमेंट के साथ रिजेंबल करती हैं, तो उसी को डायगोनल रिलेशनशिप बोला जाता है। क्यों? चलो ठीक है, ये बात भी सही है। समझ गए बच्चों? बहुत आराम से आप तसल्ली से इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया? हम लोगों ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिस्कस कर लिया। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चीज मेन है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या चीज मेन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, देन ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है, देन सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आपको दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पढ़नी अच्छे से थी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है बेटा वो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पॉजिटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव चार्ज के, है ना। ये भी दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। तीसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फोर्थ पॉइंट क्या था, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मेरी बात आप समझ गए होंगे शायद, यहाँ तक है तो। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में एक और पॉइंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। एक और पॉइंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉन मेटालिक कैरेक्टर की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मेटालिक कैरेक्टर के। बोलो, अब जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी की, तो उसमें एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसको समझना है। एनसीईआरटी में जो एक क्वेश्चन है वो ये कहता है कि आप ये बताइए Cl2O7 कैसा ऑक्साइड है, आप ये बताइए Na2O कैसा ऑक्साइड है। तो Cl2O7 को अगर आप पानी में डाल देंगे तो ये HClO4 बना लेगा, है ना। और अगर आप Na2O को वाटर में डाल देंगे तो ये NaOH बना लेगा। ये एक एनसीईआरटी का बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो Cl2O7 जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, और Na2O जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड है। HClO4 जो है ना, इसका नाम बड़ा फेमस है, परक्लोरिक एसिड, है ना। क्या नाम है था? परक्लोरिक एसिड है, ठीक है। तो Cl2O7 को अगर मैं वाटर में डाल दूं तो ये HClO4 बना लेगा, Na2O को अगर मैं वाटर में डाल दूंगा तो ये NaOH बना लेगा। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में मेंशन, ठीक है। बात यहां तक की तो हम लोगों ने कर ली है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन वैलेंसी पर आता है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। छोटा सा टॉपिक है वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब है कंबाइनिंग
कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट है ना, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को वैलेंसी बोलते हैं। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी है ना। बहुत आसान है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो उस केस में जो वैलेंसी है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। क्यों ना? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 4 या 4 से कम है तो उस केस में वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा है तो उस केस में जो वैलेंसी होती है वो 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसको उसकी वैलेंसी बोला जाता है। एनसीईआरटी में इसका भी क्वेश्चन। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट को ही उसकी वैलेंसी बोला जाता है। ये नोट कर लिया हमने। Cl2O7 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक। ठीक है, Cl2O7 कैसा ऑक्साइड है? एसिडिक। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर है। इस पे भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया है ना, इस पे भी एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन करिएगा है ना। तो एनसीईआरटी जो क्वेश्चन पूछती है वो ये पूछती है कि अगर हम सिलिकॉन और ब्रोमीन का जो कंपाउंड है वो बनाए तो आपको मालूम है सिलिकॉन कौन से ग्रुप का मेंबर है? 14th ग्रुप का मेंबर है। 14th ग्रुप के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी 4 हो गई। ये 17th ग्रुप का मेंबर है। 17th ग्रुप का मतलब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। तो दोनों को कंबाइन करोगे, सिलिकॉन और ब्रोमीन में इसकी वैलेंसी 4 है, इसकी वैलेंसी 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये बना लेगा SiBr4 सिलिकॉन टेट्राब्रोमाइड। इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। 14th ग्रुप के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वैलेंसी 4 हो गई। 17th ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं तो उसकी वैलेंसी 1 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर मैं एल्यूमिनियम और सल्फर का कंपाउंड बनाऊं तो एल्यूमिनियम 13th ग्रुप का मेंबर है। 13th ग्रुप के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है तो वैलेंसी 3 हो गई। सल्फर जो है वो 16th ग्रुप मेंबर है। 16th ग्रुप है तो ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके तो इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बना लेंगे Al2S3। बड़ा आसान है। तो ये भी दोनों एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने ये थोड़ा सा टॉपिक कवर कर लिया है। लेफ्ट टू राइट जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर पे क्या फर्क पड़ेगा। कल हम लोग लास्ट टॉपिक रह गया इस चैप्टर का और ये चैप्टर हमारा फिनिश है। तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। कल हम इसको फाइनली ओवर कर देंगे इस चैप्टर को। तब तक आप इस चीज़ों को पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, मुझे बताएंगे। कोई डाउट है तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक यू।